सरपंच और डेप्यूटी सरपंच के बारे में जानेंगे कि उनका इलेक्शन कैसा होता है, उनके फंक्शनिंग्स कैसे होते हैं, सरपंच बनना हो तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। इलेक्शन, सरपंच और डेप्यूटी सरपंच का जो इलेक्शन होता है वो पंचायत जब चुन कर आते हैं तो उनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें उनका चुनाव किया जाता है। और ये जो इलेक्शन है ये कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने होता है। ठीक है। पहली मीटिंग जो रहती है वो इलेक्शन होने के एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बुलाई जाती है। मतलब आज पंचायत के इलेक्शंस हुए और उसके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको इलेक्शंस सरपंच और उप सरपंच के करवाने पड़ते हैं। सरपंच और उप सरपंच के जो भी चुनाव रहते हैं वो पंचायत के मेंबर्स को 3 दिन पहले इन्फॉर्म करके बताना पड़ता है। मतलब आज लेट्स सी मंडे को उनके चुनाव हुए, तो अगर उनको सैटरडे को अगर सरपंच और उप सरपंच के चुनाव कराने तो एटलीस्ट उनको 3 दिन पहले वेडनेसडे को तो भी उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि सरपंच और उप सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। उसके बाद जब जिस दिन उनके इलेक्शन की डेट रहती है सरपंच और उप सरपंच की, तो इलेक्शन डेट के 2 घंटे पहले एक प्रिस्क्राइब पर्ची में फॉर्म में जितने भी पंच के मेंबर्स ने जिस भी मेंबर्स कैंडिडेट को सरपंच या उप सरपंच के लिए नॉमिनेट किया है उस पर्सन का नाम उनको लिख के ऑफिसर को देना पड़ता है, और ये 2 घंटे पहले करना पड़ता है। ठीक है। जनरली ये जो इलेक्शंस होता है सरपंच का या उप सरपंच का या अपॉइंटमेंट जिनको बोलते जो नाम देना, वो ओपन प्लेस पर होता है, मतलब ओपन मेथड के ज़रिए ही होता है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत जाके आपको पोलिंग बूथ में नंबर डालो, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई पंचायत के किसी मेंबर ने अगर चाहा कि नहीं मुझे इसमें सीक्रेट बैलेट चाहिए, मुझे ओपन इलेक्शन मेथड नहीं करवाना है, तो वो करवाया जा सकता है। सरपंच की बात की जाए तो सरपंच ग्राम पंचायत का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। उसका टर्म सरपंच का 5 साल का रहता है। अगर सरपंच के इलेक्शन के पोस्ट में अगर कुछ धांधली होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ले जाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 7 दिनों के अंदर अंदर उसका आंसर देना पड़ता है। अगर 7 दिनों के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसका सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन से अगर मेंबर्स या सरपंच या उप सरपंच अगर राज़ी नहीं हुए तो उनको फिर डिविजनल कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, और वो डिविजनल कमिश्नर के पास उस डेट के 15 दिनों के अंदर अंदर जाना पड़ता है उनको। और जो भी डिविजनल कमिश्नर अपना डिसीजन देते हैं वो डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है। तो कलेक्टर के पास विदिन 7 डेज और डिविजनल कमिश्नर के पास विदिन 15 डेज, एंड द डिसीजन ऑफ डिविजनल कमिश्नर इज़ फाइनल। ठीक है। जब कभी भी सरपंच के लिए कोई इंसान अपना नाम देता है तो उसको गांव वालों को, विलेजर्स को अपनी इनकम बतानी पड़ती है थ्रू शोइंग हिज इनकम सर्टिफिकेट। अगर किसी भी सरपंच के खिलाफ अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू कराना है तो आप बेशक करा सकते हो, लेकिन इतना याद रहे कि जिस दिन सरपंच का चुनाव होता है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर तक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू नहीं कर सकते। अब इसका कारण सिंपल है कि अभी अभी वो सरपंच चुनकर आया है, उसको काम करने तो देना चाहिए ना। अभी से अगर आप बोल दोगे कि नहीं इसने काम बराबर नहीं किया, इसको हटा दो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो एटलीस्ट 6 मंथ तक कि उसको काम करने दो, उसका परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद अगर कोई पार्टी चाहती है तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू कर सकते हैं। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को इशू करना है तो तहसीलदार के पास एक स्पेशल मीटिंग की डिमांड करनी पड़ती है, और उस डिमांड के लिए 1/3 मेंबर्स कम से कम डिमांड करे तो ही वो मीटिंग हो सकती है। और उसके अलावा जो सरपंच की जो भी पावर्स है या जो भी उसके फंक्शंस हैं वो महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट 1958 के आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। ठीक है। तो जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है आर्टिकल्स की, उसमें ये ऐड कर दीजिएगा, या जब कभी भी आगे आएगा तो हम लोग उसके बारे में ही
कि आर्टिकल नंबर 38 इज़ रिलेटेड टू महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट के अंदर सरपंच की पावर और सरपंच के फंक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरपंच एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका 5 ईयर्स का टर्म होता है। सरपंच का इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में होता है, और अगर कुछ डिस्प्यूट आता है इलेक्शन से तो उसको 7 डेज़ के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ले जाना पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिसीजन से कोई खुश नहीं हो तो वो डिविजनल कमिश्नर के पास जाता है, जिसको 15 दिनों के अंदर अपना डिसीजन देना पड़ता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। उसके अलावा सरपंच को गांव वालों को अपना एक इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, टू शो इज़ इनकम। उसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको इशू करना है सरपंच के खिलाफ, तो आपको इलेक्शन के 6 महीने के अंदर अंदर आप नहीं इशू कर सकते, उसके बाद इशू करना है। और उसके बाद भी अगर इशू करना है तो तहसीलदार से पहले एक मीटिंग रखनी पड़ती है, और वो मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 मेंबर डिमांड करेंगे तो ही वो मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। उसके बाद सरपंच को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन सभापति को देगा पंचायत समिति के, और अगर उपसरपंच को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो सरपंच को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। जब कभी भी सरपंच का सभापति और उपसरपंच का सरपंच लेटर एक्सेप्ट करते हैं तो वो उस लेटर को आगे पंचायत सेक्रेटरी को, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जो कि ग्राम सेवक होता है, उसको 7 दिनों के अंदर अंदर वो फॉरवर्ड करना पड़ता है। फिर ग्राम सेवक उस फॉरवर्डेड लेटर के हिसाब से अगली जो मीटिंग होती है ग्राम पंचायत में, उस मीटिंग में वो प्रस्ताव रखता है कि इन्होंने सभापति को और उपसभापति के हिसाब से ग्राम सरपंच और उपसरपंच ने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया है। उसके बाद पहले क्या होता था कि अगर सस्पेंशन करना है, सस्पेंड करना है सरपंच को या उपसरपंच को, तो उसके प्रावधान जो है ग्राम पंचायत एक्ट में दिए गए थे। बट अभी क्या होता है, आप सरपंच और उपसरपंच को सस्पेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी कि अभी सरपंच और उपसरपंच को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। हाँ, ग्राम पंचायत को रिमूव करना वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन सरपंच और उपसरपंच को अभी सस्पेंड नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन ऑफ पंच, अगर आपको पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, जैसे आपको हम लोग बोलते हैं ना एमएलए बनना है, तो वैसे अगर आपको पंचायत के चुनाव लड़ने तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले आपसे आपकी कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हो और आप पंचायत के चुनाव भी लड़ रहे हो, नहीं, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकते हो। आपको कोई भी एक पद, या तो आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ेगी अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो। उसके बाद आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और अगर आपको किसी कारणवश से जेल हो जाती है तो जब भी आप जेल से छूटते हो तो उस जेल से छूटने के बाद और इलेक्शन जब आप लड़ोगे उसके बीच का गैप 5 साल का होना चाहिए। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ग्राम पंचायत, अब जो ग्राम पंचायत अपना डे टू डे फंक्शन करती है, उसके जो मेंबर्स रहते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें गांव के विकास के लिए होती है, तो उसके लिए फंड रेवेन्यू कहाँ से आता है। बेसिकली 3 तरह के फंड आते हैं। पहला है जो राज्य सरकारें ग्रांट्स देती है। ग्रांट्स और लोन में क्या डिफरेंस है, लोन हमको वापस करना पड़ता है लेकिन ग्रांट को कभी वापस नहीं किया जा सकता। अगर मैंने आपको कोई चीज़ ग्रांट दी तो मैं आपको वापस नहीं मांगूंगा। तो राज्य सरकारें और जिला परिषद से मोस्टली गांव वालों को ग्रांट्स मिलती है। उसके बाद टैक्स, अब टैक्स 3 तरह के लोग कलेक्ट करते हैं। एक तो लैंड रेवेन्यू का टैक्स सेस जिसको कहते हैं, उसका 20% जितना भी कलेक्ट होगा उसका 20% ग्राम पंचायत को मिलता है। उसके बाद उस गांव में अगर कोई मिनरल्स की चीज़ें को अगर बेचते हैं हम लोग, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका भी 20% ग्राम पंचायत को मिलता है। और अगर गांव में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, इसको स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, उस स्टैम्प ड्यूटी का 50% भी ग्राम पंचायत को जाता है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन कुछ ग्रांट्स कराते हैं, जैसे आपको पता होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ है। ठीक है, उसके बाद कुछ एमपी और एमएलए फंड्स के ज़रिए भी ग्रांट्स मिलते हैं। उसके अलावा टैक्स, टैक्स की बात अदर कुछ देखें तो हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, हेल्थ, मार्केट, वाटर, पब्लिक प्लेस, पिलग्रिमेज का जो टैक्स, ये सब चीज़ें, इससे भी गाँव वालों को एक रेवेन्यू जनरेट होता है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर सोर्स, फीस, पेनाल्टी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो भी गाँव वालों के पास पैसा आता है तो गाँव वाले उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उस डिपॉजिशन से जो भी इंटरेस्ट आता है वो भी एक उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है,
अब जो ये लोग गांव वाले डिपॉजिट जो जमा करते हैं बैंक में, उसे कहते हैं ग्राम निधि या विलेज फंड। ये महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट ऑफ 1958 के आर्टिकल 57 में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे लास्ट में बताया था आपको मैंने कि आर्टिकल 38 सरपंच की पावर और उसके फंक्शन के बारे में बढ़ाता है, वैसे आर्टिकल 57 ग्राम निधि या विलेज फंड के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे मुंबई ग्राम पंचायत एक्ट लिखा हुआ है, जो कि 2012 में, जिसका नाम अभी चेंज होकर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट हो चुका है। अब इसमें क्या होता है, जो भी ग्राम पंचायत फंड डिपॉजिट करती है तो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में भी पैसा जमा कर सकते हैं, या तो किसी नेशनलाइज बैंक में भी पैसा जमा कर सकते हैं। जब ये मनी डिपॉजिट होता है तो 3 अकाउंट्स उनको बैंक में बनाने पड़ते हैं। पहला अकाउंट है फंड फॉर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, दूसरा वाटर सप्लाई फंड, और तीसरा विलेज फंड। ये 3 तरह के फंड उनको बनाने पड़ते हैं। ग्राम पंचायत का जो भी बजट रहता है, उस बजट को उनको पहले ग्राम सभा फिर पंचायत समिति, इन दोनों से सैंक्शन कराना पड़ता है। उसी के बाद वो कोई भी पैसा खर्च कर सकते हैं। उसके बिना वो सिंगल अमाउंट भी पैसा खर्च नहीं कर सकते, जब तक कि ग्राम सभा और पंचायत समिति उसको सैंक्शन ना कर दे। राइट साइड में मैंने एक बॉक्स में एक छोटा सा एक क्लिप डाला है, उसमें लिखा हुआ है रूरल लोकल गवर्नमेंट की हायरार्की कैसे रहती है, कि जो ऑफिसर्स रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत एकदम विलेज लेवल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ग्राम सेवक मिलता है, ठीक है, इसको सेक्रेटरी बोलते हैं। पंचायत समिति तालुका लेवल पे जाओगे तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जिसको कहते हैं, वो रहता है। और ज़िला परिषद में अगर सेक्रेटरी की बात करूँ तो वो डेप्यूटी सीईओ रहता है। तो ठीक है, तो गांव के लेवल पे सेक्रेटरी कौन रहता है, ग्राम सेवक। पंचायत ब्लॉक के लेवल पे सेक्रेटरी कौन रहता है, बीडीओ। और ज़िला परिषद के लेवल पे कौन सेक्रेटरी रहता है, डेप्यूटी सीईओ। वैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कलेक्शन में भी हायरार्की रहती है। गांव के लेवल पे तलाठी रहता है, तालुका या ब्लॉक के लेवल पे तहसीलदार रहता है, प्रांत के लेवल पे एसडीएम रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर डिवीज़न के लेवल पे जैसे पुणे डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न, अमरावती डिवीज़न, नासिक डिवीज़न, औरंगाबाद डिवीज़न, कोकण डिवीज़न, ये ऐसे जो डिवीज़न्स होते हैं ना, उस डिवीज़न के लिए एक डिविजनल कमिश्नर रहता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद ग्राम पंचायत के बजट के बारे में बताया। ग्राम पंचायत का जो बजट है, वो सबसे पहले जब वो बनाते हैं तब वो पंचायत समिति को अपना बजट सबमिट करते हैं। पंचायत समिति को अपना डिसीजन जो है सबमिशन का या अप्रूवल का, वो 2 महीनों के अंदर अंदर देना पड़ता है। उसके बाद जब वो पंचायत समिति को वो बजट दे देते हैं तो उसकी ऑडिटिंग होती है कि इन लोगों ने जो डिमांड की है, इनको जो इतना बजट होना है वो किस कारण के लिए होना है, कितना उनकी डिमांड है, सच में तो इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। इसके लिए ऑडिटिंग होती है, और ऑडिटिंग होती है एज़ पर द महाराष्ट्र ग्राम पंचायत ऑडिटिंग रेगुलेशन बाय द चीफ ऑडिटर लोकल फंड ऑडिट। इसके ज़रिए आपको याद रखना है। ऑडिटिंग के लिए ग्राम पंचायत की जो फंड्स है उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो मेन बजट और एक रहता है सब्सिडियरी बजट। मेन बजट जो रहता है वो 25,000 से ज़्यादा की इनकम के लिए रहता है, और सब्सिडियरी बजट में 25,000 से कम। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ग्राम पंचायत के बारे में जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरपंच की जो पोस्ट है वो रिज़र्व रहती है, रिजर्वेशन के लिए, उपसरपंच की नहीं रहती है। डिप्यूटी सरपंच की या उपसरपंच की नहीं रहती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था कि 1/3 मेंबर तहसीलदार के पास डिमांड करेंगे, बट अगर उसको पास करवाना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। और यही अगर सरपंच फीमेल रही तो उसके लिए मेजॉरिटी 3/4 होना ज़रूरी है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मेल सरपंच के लिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और फीमेल के लिए 3/4 चाहिए। सरपंच अपना रेजिग्नेशन पंचायत समिति के चेयरपर्सन यानी सभापति को देता है। ग्राम पंचायत का समय 5 साल रहता है, और अगर 5 साल से पहले पहले अगर ग्राम पंचायत सस्पेंड हो जाती है
तो इलेक्शन उस सस्पेंड होने के 6 महीनों के अंदर अंदर करवाना पड़ता है। लेकिन अगर 1 साल से कम का समय बचा है अगले साल की इलेक्शन के लिए तो फिर वैसे ही मोस्टली काम चला लेते हैं। और अगर 5 साल से पहले यानी अगर सपोज़ 2 साल में ही ग्राम पंचायत सस्पेंड हो जाती है तो जो नए इलेक्शंस होंगे तो वो पूरा फिर से 5 साल के लिए काम नहीं करेंगे। वो जो रिमेनिंग पीरियड रहता है उतने रिमेनिंग पीरियड के लिए ही वो ग्राम पंचायत विल एग्जिस्ट। ग्राम पंचायत को अगर सस्पेंड करना है तो उसका डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। और उसके लिए उनको रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट उस समय जो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर जो विलेज आता है जिसको सस्पेंड करना है, जिसकी ग्राम पंचायत को, उस ग्राम पंचायत का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उस डिस्ट्रिक्ट में आता है उससे पहले सलाह मशवरा करते, रिकमेंडेशन करते, ग्राउंड जानते कि क्या रीज़न है, उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट उनको सस्पेंड करती है। लेकिन याद रखना सरपंच और उपसरपंच को सस्पेंड नहीं कर सकते। ग्राम पंचायत अपना बजट रखता है ग्राम सभा के पहले। उसके बाद ग्राम पंचायत के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो ऐसा रिकमेंडेशन भूषण गगरानी कमेटी ने दिया था। महाराष्ट्र का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना ग्राम पंचायत जो है वो है रहमतपुर। आई थिंक ये सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है मेरे ख्याल से। इले और जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर, हाँ आई थिंक सेकंड लेक्चर में बताया था कि ग्राम पंचायत में वेरियस कमेटी रहती है डे टू डे फंक्शन के लिए, जो कि मैक्सिमम 7 हो सकती है कमेटी। उस 7 कमेटी में से जो एक विलेज एजुकेशन कमेटी होती है उसका हेड हमेशा सरपंच रहता है। ठीक है। तो आज हमने ग्राम पंचायत में जो सरपंच रहता है उसके बारे में जाना कि सरपंच की क्वालिटी क्या होती है, उसके इलेक्शंस क्या होते हैं, उसका टर्म क्या रहता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे इशू कर सकते हैं, सरपंच बनने के लिए या पंच बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, ग्राम पंचायत में सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, उसके बाद जो वो पैसा जमा करते तो विलेज निधि या विलेज फंड किसे कहते हैं, हायरार्की क्या रहती है, ग्राम पंचायत का बजट किस तरह रहता है, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राम सेवक और ग्राम सभा के बारे में बताएंगे और आई थिंक हमारा नेक्स्ट लेक्चर ग्राम पंचायत का आखिरी लेक्चर होगा और इस तरीके से हम लोग ग्राम पंचायत को फिनिश कर देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।